हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजी सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जे सीरीज में कंटिन्यू करने वाले मैट्रिसेस चैप्टर का कंसेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेस, ट्रांसपोज एंड स्पेशल मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, क्योंकि अगर वो कंसेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है तो आज का सेशन भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो वे बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हर जगह यूज आती हैं और वो हम आज भी यूज करने वाले हैं। तो वो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था बहुत अच्छे से, जाकर देखो। आर यू रेडी विद योर पेन एंड पेपर? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये होता क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अगर आप इंटरचेंज कर दो रो एंड कॉलम्स, ठीक है, जो रोज हैं वो बन जाए कॉलम्स और जो कॉलम्स हैं वो बन जाए रोज, एक ही बात है, दोनों देखेंगे अभी, है ना। तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए, और इसको डिनोट करते हैं हम ए डैश से, या फिर ए के ऊपर टी लगा दो इस तरीके से, ठीक है। तो ट्रांसपोज का टी यहां पर ये बन जाएगा ए टी। तो अगर कोई मैट्रिक्स है ना, और इसका हमें ट्रांसपोज कैलकुलेट करना हो तो क्या बताया कि या तो रो को कॉलम बना दो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कॉलम को रो बना दो। दोनों तरीके से देखेंगे, आंसर सेम ही आएगा, फीलिंग वही आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो यहां पर देखो, जो फर्स्ट रो है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो 2 3 4 है, यहां पर आ जाएगा 2 3 4। और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो 3 5 7 यहां पर हम लिख देंगे। अब अगर ध्यान से देखो तो जब हमने ट्रांसपोज लिया, अब आ गए हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये हो गया 3 क्रॉस 2, ठीक है। और मैंने कहा कि आप कॉलम को भी रोज बना सकते हो। तो देखो, फर्स्ट जो कॉलम है 2 3 वो फर्स्ट रो बन गया उधर, ठीक है, और सेकंड कॉलम उधर सेकंड रो, थर्ड कॉलम उधर थर्ड रो। तो किसी भी तरीके से सोचो, बात एक ही है। अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर देखो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना। तो अगर हम बी का ट्रांसपोज ले ले तो क्या आएगा कैलकुलेट होके, फर्स्ट रो बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम ये कितना हो जाएगा 1 2 3, सिंपल रखा है बिल्कुल, 4 5 6, तो ये आ जाएगा सेकंड कॉलम, और ये आ जाएगा 7 8 9 थर्ड कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो बन गई हमारी थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 3। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑर्डर सेम ही थे, दैट मीन्स रोज भी सेम थे और कॉलम भी सेम थे, तो वो सेम ही रहा। बट अगर जहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो वहां पर रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, तो वो चेंज हो जाते हैं। जितनी रोज है उतने बन जाता है कॉलम्स, और जितने कॉलम्स है उतने बन जाता है रोज। और एक चीज और आप और ऑब्जर्व कर सकते हो यहां से, कि जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है स्क्वायर मैट्रिक्स का 159, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारा 159 ही रहा डायगोनल्स में, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स है, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम ट्रांसपोज लेते हैं। इसीलिए बोला है ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट चेंज आफ्टर ट्रांसपोज। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना, बाद में हम इसको डिस्कस भी करेंगे ट्रेस कैलकुलेट करने में, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ट्रांसपोज की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमने किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर दोबारा से ट्रांसपोज ले लिया तो वो फाइनली ए ही आ जाएगा। कैसे, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। हमने यहां पर ए से ए ट्रांसपोज कैलकुलेट किया, ठीक है, एक नया मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अगर हम इस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एक बार और ट्रांसपोज ले लेते हैं तब क्या होगा, वही सेम है प्रोसेस, तो कि भाई जो रोज है उसको कॉलम बनाना है। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट रो क्या है 2 3, तो कॉलम आ जाएगा हमारे पास 2 3। सेकंड रो है 3 5, सेकंड कॉलम आ जाएगा 3 5। थर्ड रो है 4 7, तो थर्ड कॉलम आ जाएगा 4 7, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल, और ऑर्डर भी सेम ही है।
रोज कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3। तो आप देखो पहले हमने फर्स्ट रो को कॉलम बनाया और जब दोबारा हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही कॉलम फिर रो बन जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो इसीलिए बोला है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का है ना ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। ये तो फर्स्ट है। सेकंड में क्या है कि अगर कोई भी 2 मैट्रिसेस हमारे पास ए और बी तो वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये तो क्लियर होना चाहिए यहाँ से, है ना। तो प्लस माइनस करके अगर हम कोई ट्रांसपोज लेते हैं तो किसके इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो ट्रांसपोज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दो सारे के सारे एलिमेंट्स में अगर अंदर प्लस माइनस में कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, इसको कैसे सोचेंगे? ऐसे सोचो कि जब जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जब ऐड होंगे तो वो हमारे जो ए मैट्रिक्स है, सपोज बी कोई मैट्रिक्स है ना, उनको हम ऐड करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा ऐड होने के बाद या सब्ट्रैक्ट होने के बाद वही हमारे जो रो बनेगी वही हमारा कॉलम में जाएगा बाद में। ठीक है, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ट्रांसपोज ले लो रो, है ना, रो को कॉलम बना लो दोनों को और दोनों की जो कॉलम्स हैं उनको ऐड कर दो बाद में। ठीक है, तो ये सेम ही रिजल्ट आता है। सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आप इजीली इसको देख सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। डायरेक्टली रिजल्ट यूज करेंगे हम। और यहाँ पर ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें अगर के कोई भी स्केलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेते हैं दैट विल बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू के। ठीक है, या तो आप पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लो या फिर ट्रांसपोज लेने के बाद उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो के से मल्टीप्लाई होती है वो तो हर एक एलिमेंट में होती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन याद करो, लास्ट क्लास में बताया था। तो हर एक एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, या फिर ट्रांसपोज लेने के बाद हर एक एलिमेंट में हम वो के से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम ही बात रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको हम रिवर्सल लॉ के थ्रू भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं अभी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिसेस ए बी है ना मल्टीप्लाई होके हम उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, डायरेक्टली ट्रांसपोज नहीं आ रहा है ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, नहीं, वो आ रहा है पहले जो सेकंड में लिखा हुआ है वो फर्स्ट और जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वो सेकंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्स में लिखे हुए हैं। और इसको अच्छे से समझने के लिए विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स है और ए बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, और अगर इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, ये फोर्थ वाला है, तो ये भी समझना बहुत ही आसान है। कैसे? मान लो ए बी सी का ट्रांसपोज हमें चाहिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए बी को अलग एज्यूम कर लो और सी को अलग एज्यूम कर लो। ठीक है, तो जो ए बी है इसको एक मैट्रिक्स मान लेंगे हम। तो क्या करेंगे, रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग पहले हम लिख देंगे सी ट्रांसपोज और ये ए बी ट्रांसपोज। ठीक है, और हमें पता ही है कि जो ए बी ट्रांसपोज है वो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, दैट मीन्स ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। समझ में आया? तो ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो 4 से ही डिराइव हो रही है और 4 को समझने के लिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो यहां पर क्या है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले ए बी, तभी तो उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, तो ए हमारे पास है 1 2 और 3, 4 0 और 6। ठीक है, और बी क्या है 2 1 3 0 1 3। और यहां पर अगर ऑर्डर की बात करें तो ये है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स और ये है हमारा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख पा रहे हो कि जो 3 3 है ना, फर्स्ट रो का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रोज, है ना, वो इक्वल होना चाहिए उनका नंबर। तो यहां पर जो बचेगा, जो ऑर्डर बनेगा, है ना, वो बनेगा 2 क्रॉस 2। तो हम क्या लिख सकते हैं इजीली इसको कैलकुलेट करके कि ये बनेगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ठीक है,
चलिए देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा 2 6 और 3, तो यह आ जाएगा आपके पास 11। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 1 के साथ, अगर 0 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो देखो 1 के साथ करेंगे तो 1 बनेगा, ये 0 हो जाएगा, 3 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 9 + 1 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 2 जा 8, ये 0 और ये 6, तो ये बन जाएगा आपका 14। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 4, ये तो 0 है, और ये आ जाएगा आपके पास 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा आपके पास 22। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आ गया है ए बी। अब ए बी का सिंपली हमें क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। चलिए, ये तो बहुत ही आसान काम है। क्या करना है, जो भी हमारे पास ए बी आया उसका जो रो है उसको हम कॉलम बना देंगे, और जो है ना सेकेंड रो है उसको सेकेंड कॉलम बना देंगे। चलिए, तो हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज तो आ गया है, लेकिन हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, ए टी बी टी मीन्स ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो हमने बोला था प्रॉपर्टीज में कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। ठीक है, जो थर्ड में लिखा हुआ है, तो पहले ये भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना है पहले थोड़ा ये देखते हैं कि जो हमारा ये ऑर्डर है, क्या ये मल्टीप्लीकेशन हो भी सकता है कि नहीं। तो चलिए लिख के देखने की कोशिश करते हैं। तो जो ए ट्रांसपोज है, ये वाला ए है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, 1 2 और 3, है ना, और ये आ जाएगा 4 0 और 6। और जो बी ट्रांसपोज है वो है हमारा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप अगर ध्यान से देखो तो ये है 3 क्रॉस 2, ठीक है, और ये क्या है 2 क्रॉस 3। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में जो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है वो फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज है सेकेंड मैट्रिक्स, ये तो सही आ रहा है, 2 है ना, दोनों सेम है। तो यहां से जो ये 3 3 है ये बन जाएगा हमारा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ऑर्डर। ठीक है, 3 क्रॉस 3। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो ए ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज है, जो भी एलिमेंट्स आएंगे होंगे तो ऑर्डर 3 क्रॉस 3 के ही मैट्रिक्स के। ठीक है, लेकिन जो हमारा ए बी का ट्रांसपोज है वो तो हमारी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की है ना, ऑर्डर की है। दैट मीन्स हम इतना बोल सकते हैं कि जो ये है ये दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो मैट्रिक्स कैसे सेम होंगी। हमने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तभी हम उनको बोल सकते हैं इक्वल, जब उनके ऑर्डर सेम हो और फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो पहली ही स्टेज में जब हम देख पा रहे हैं कि ए बी का ट्रांसपोज 2 क्रॉस 2 का बनेगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लीकेशन करके बनेगा, है ना, मैट्रिक्स, तो सेम हो ही नहीं सकते। तो फिर अब हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, जो भी आएगा कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली, लेकिन करके कुछ फायदा नहीं है ना उस प्रॉपर्टी के लिए। तो यहां से बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करने की अब हम कोशिश करेंगे। ठीक है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज तो हमने कैलकुलेट किया है, यहां पर कितना है 2 3 1 1 0 3। ठीक है, तो इसको सेम लिख लेते हैं 2 3 1 1 0 3। ओके, नेक्स्ट क्या है, ए ट्रांसपोज चाहिए। ठीक है, तो 1 4 2 0 3 6 1 4 2 0 3 6। ऑलराइट, तो यहां पर हमने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख लिया। अब ये पता है हमें, ये है हमारा 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स और ये है अपना 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो जो भी यहां से बनेगा, ठीक है, ये जो 3 3 है ये तो सेम होने चाहिए, बाकी बचे हमारे पास 2 और 2, तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा। तो पहले ही देखते ही ये तो समझ में आ रहा है कि अच्छा इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या नहीं, वो तो हम चेक कर लेंगे, बट ऑर्डर सेम है तो इक्वल होने की पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 3 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 2 3 के साथ, है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा 2 1 3 6 और ये 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। 2 3 1 की 4 0 6 के साथ, तो 2 4 जा 8, ये तो 0, 1 के साथ 6, तो ये बन जाएगा आपके पास 14। ठीक है, 1 0 3 की 1 2 3 के साथ, तो 1, ये तो 0 और 3 3 9, तो ये बन जाएगा 10, और लास्ट में
103 406 के साथ 1 के साथ 4, ये बनेगा 18, तो बन जाएगा टोटल 22। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स आ गई है 10 14 10 20 11 14 10 22। और अगर यहां पर भी देखो 11 14 10 22 ए बी का ट्रांसपोज थी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो इसीलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, है ना। और जो ये ट्रांसपोज हैं इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस जेई एग्जाम के भी अभी सोल्व करने वाले हैं, तो ये सारे कंसेप्ट यूटिलाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि कितना आसान है अगर ये सब प्रॉपर्टीज ध्यान में हो, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही आसान है फिर। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोज को यूज करते हुए एक एग्जांपल देख लेते हैं जो जेई एडवांस है, पूछा जा चुका है, बट घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर समझ में आ जाए कि क्या करना है, इफ P is a 3x3 matrix such that P transpose equals to 2P plus I is a identity matrix where P transpose is the transpose of P। ये तो हमें पता ही है कि जहां पर भी T लगा हुआ हो मैट्रिक्स के साथ तो वो ट्रांसपोज है ना, बोलेंगे। तो एंड I is the 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हमें पता होता है कि I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, बस ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इन जनरल। देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड नॉट इक्वल्स टू 0 0 0 मीन्स जो ये एक्स वाई जेड कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम हो उसमें। ठीक है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है सच दैट, और फिर यहां पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह पी एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स, पी एक्स इक्वल्स टू 2x, पी एक्स इक्वल्स टू -x। तो अगर आपको p के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो तो आप x इक्वल्स टू एक्स वाई जेड है ना यूज कर सकते हो। तो यहां पर p से रिलेटेड एक ही इंफॉर्मेशन है कि ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है p मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी तो सब जनरल इंफॉर्मेशन है कि ये ट्रांसपोज है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2P प्लस I। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, यहां से हम P कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? दोनों साइड आप ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, तो जो ये इक्वल इसके हैं तो ट्रांसपोज होने के बाद भी वो इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों साइड ट्रांसपोज करने के बाद क्या करेंगे, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2P प्लस I का भी ट्रांसपोज। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से हमने बताया था प्रॉपर्टी के थ्रू कि P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका अगर ट्रांसपोज ले लें तो सेम ही मैट्रिक्स मिल जाती है ना। और यहां पर यह भी बताया था प्रॉपर्टीज में कि जो प्लस माइनस है और बाहर ट्रांसपोज लगा हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, बीच में सेम साइड रखेंगे और ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2P का ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस I का ट्रांसपोज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सारी प्रॉपर्टीज यहां पर यूज हो रही है धीरे धीरे। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो 2P है उसका ट्रांसपोज है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर ले सकते हैं, है कि नहीं। हमने देखा था कि अगर कोई भी KA मल्टीप्लाइड है उसका ट्रांसपोज है ना, तो K बाहर ले सकते हैं हम और फिर A का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज। I क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो आपको पता ही है। और ये 3x3 का P मैट्रिक्स है, तो जो I है जो जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो भी 3x3 का ही होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, जरूरी नहीं 3x3 पे जाओ, है ना, 2x2 पे ही देख सकते हो। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम ही मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो चेंज ही नहीं होते हैं। ठीक है, हमने देखा भी था। तो डायगोनल के एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे 1 1, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो तो सब 0 ही है, तो चेंज होने के बाद भी वो 0 ही रहेंगे, है ना, आपस में जो चेंज होते हैं तो 0 ही रहेगा, दैट मीन्स सेम ही रहती है। तो यहां पर भी I ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं सिंपली I।
ठीक है, इसको भी आप एक प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर कर सकते हो कि I का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो I ही बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है जो P ट्रांसपोज है उसका वैल्यू क्या है, वो तो इक्वेशन क्वेश्चन में ही गिवन थी 2P प्लस I, तभी तो हम P ट्रांसपोज की जगह जब ये 2P प्लस I लिखेंगे तो फिर P की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो P इक्वल्स टू 2P ट्रांसपोज हो जाएगा 2P प्लस I, तो यहां से बन जाएगा P इक्वल्स टू 4P प्लस 2I प्लस I। ठीक है, तो ध्यान से देखो 4P इधर ले आएंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका -3P, और राइट हैंड साइड में क्या रहेगा 2I प्लस I, तो ये आ जाएगा 3I, और -3 से अगर डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू -I। तो P के बारे में हमें पता चल गया है, P इक्वल्स टू -I है, और हमें क्या चाहिए Px, तो x हमें पता ही है XYZ है, लेकिन अगर सिंपली हम Px कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, P है -I और उसमें मल्टीप्लाई करना है x। ठीक है, ऐसा भी देख सकते हो कि हमने x की मल्टीप्लाई कर दी है दोनों साइड। ठीक है, तो जिधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहां पर p के बाद करी तो वहां पर भी हम i के बाद ही मल्टीप्लाई करेंगे x को। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन की, उस मैट्रिक्स के बाद कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि i को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स सेम ही रहती है, i से कुछ फर्क नहीं पड़ता उस मैट्रिक्स पे, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास -x। तो px क्या हो गया, सिंपली -x। तो यहां पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यही नहीं समझ में आ रहा होता कि कहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो इक्वेशन है उसी का हमने ट्रांसपोज लिया है, अगर यही आपको क्लिक नहीं करेगा तो फिर आप बहुत जल्दी से ये सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। अगर ये क्लिक कर जाता है तो ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजीली आप आंसर कर सकते हो। और ध्यान से देखो ये जेईई एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता है, सारे के सारे फंडे क्लियर हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो बहुत ही इजीली आप एडवांस के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और जब PYQs हम सोल्व करेंगे तब भी देखेंगे कि यही सब प्रॉपर्टीज वहां पर यूज होंगी और फिर सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं जो है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दे तो ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है उसी नंबर को बोलते हैं हम ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दो। ठीक है, वो ही बोला जाता है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, और डिनोट करते हैं हम इसको ट्रेस ऑफ ए। मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 को ही ले लेते हैं, है ना, तो इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 और a23 a31 a32 और a33। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3x3। अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हो, a11 a12 और a33। तो यहां पर जो i और j की पोजीशन होती है ना, सबस्क्रिप्ट में जो हम लिखते हैं i फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वाला पोर्शन है ना 1 और सेकंड वाला j, तो यहां पर i और j इक्वल है, तीनों एलिमेंट्स में वही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्हीं को अगर हम ऐड कर दे, ai को अगर हम ऐड कर दे, और i कहां से कहां तक है, i 1 से लेकर n तक, n क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो सभी डायगोनल एलिमेंट्स का जो समेशन है उसी को हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तो इसका अगर ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को हम, है ना, पॉइंट आउट कर लेंगे और उनको सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा +5, तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, बस इतना इजी सा है। कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास कोई 2 मैट्रिसेस है ना, ए और बी, और एक नंबर है के विच इज ए स्केलर, है ना, जैसे 2 3 समथिंग नंबर है। तो अगर के ए का ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, दैट ट्रेस ऑफ ए इंटू के। ठीक है, तो आप पहले ट्रेस ऑफ ए कैलकुलेट करो, फिर के उसमें मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले हम के ए मीन्स उस के को मल्टीप्लाई कर दे अंदर और फिर उसका ट्रेस कैलकुलेट करें, दोनों बात सेम ही आने वाली है। जैसे यहां पर देखो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम 2a कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 2a में सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 4 0 14
2 और 10। तो क्या फायदा हुआ इससे, यहां पर जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में 2 2 2 मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब इसका जो ट्रेस निकलेगा वो ट्रेस 2a का ये आएगा -2 + 4 + 10। ठीक है, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करो तो 12 आएगा। लेकिन जो ट्रेस ऑफ a था, ठीक है, वो था 6, और उसमें अगर हम k की मल्टीप्लाई कर दें ना, ट्रेस ऑफ a में k की मल्टीप्लाई कर दे, जो हमने यहां पर k 2 माना है, तो हम लिख सकते हैं दैट 2 ट्रेस ऑफ a विल बी इक्वल टू 2 × 6 दैट मीन्स 12। तो दोनों सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, या तो हम 2a करने के बाद ट्रेस ले, या फिर ट्रेस लेने के बाद उस k से उस 2 से मल्टीप्लाई करें, बात सेम ही आने वाली है। तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और यहां पर अगर हम कोई भी मैट्रिक्स को प्लस माइनस कर रहे हैं फिर उसका ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इक्वल होगा ट्रेस ऑफ a प्लस माइनस ट्रेस ऑफ b। ठीक है, तो अगर बीच में साइन प्लस का है, a प्लस b है, उसका ट्रेस तो ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, अगर बीच में माइनस है a माइनस b, तो उसका ट्रेस कैसे होगा, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। तो इसको समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ट्रेस में हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली डायगोनल एलिमेंट्स को हम कंसिडर कर रहे होते हैं, उन्हीं को ऐड करना है। ठीक है, तो यहां पर जब ये मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स दोनों के ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जो a प्लस बी की मैट्रिक्स आएंगी, फिर उसको अगर ऐड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल के थे, a में थे, b में थे, सभी नंबर्स ऐड ही हो रहे हैं। ठीक है, और यहां पर अगर देखें कि पहले हम a मैट्रिक्स के ट्रेस एलिमेंट्स में डायगोनल एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, फिर b के सारे एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, फाइनली हम उनको भी सभी को ऐड कर रहे हैं। तो सेम ही आता है, यहाँ पर ज्यादा कुछ चेंज नहीं है ना। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज से पहले अगर हम ट्रेस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो सेम ही आएगा। क्यों आ रहा है सेम, याद है मैंने बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके जब हम ट्रेस लेते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो एकदम सेम रहते हैं। ठीक है, यहां पर ही है दैट दे डज नॉट चेंज। तो मैंने बताया भी था कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम ही है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ट्रेस ऑफ बी कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, 1 + 5 + 9, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, और इसका जो ट्रांसपोज है अगर उसका हम ट्रेस कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहां पर सेम ही एलिमेंट्स है, कोई चेंज होगा ही नहीं ट्रेस लेने पे, सॉरी ट्रांसपोज लेने पे, तो यहां पर भी ट्रेस आएगा 15। तो है ना, ट्रेस हम ए मैट्रिक्स का ले या ए ट्रांसपोज का ले सेम ही रहेगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा ये वाला एग्जांपल सोल्व करेंगे। हमने यहाँ पर ए बी तो कैलकुलेट किया था, तो इस ए बी का जो ट्रेस है वो क्या आएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर है हमारे पास 11 और 22। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 + 22 33। ठीक है, और ट्रेस ऑफ बी ए, तो बी ए तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है बट कर सकते हैं, चलिए करने की कोशिश करते हैं। तो बी ए क्या बनेगा, यहाँ पर बी हमारी मैट्रिक्स है ये वाली 2 1 3 0 1 3 2 1 3 0 1 3। ठीक है, और ए मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 4 0 6 1 2 3 4 0 6। तो अगर बी ए कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 × 2 है और यहाँ पर है 2 × 3, तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, आप देख सकते हो कि ये जो 2 है ये तो सेम होना ही चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ये जो 3 3 है इस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी जनरेट होगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं। 2 1 की मल्टीप्लाई 1 4 से होगी। ठीक है, तो 2 की 1 से, 1 की 4 से, तो ये बन जाएगा 2 और ये 4, तो कितना बन जाएगा फाइनली 6। और क्या करते हैं हम कि हम डायगोनल एलिमेंट्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे आएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो वो बनेगा हमारा डायगोनल एलिमेंट दूसरा, तो यहां पर आ जाएगा 3 2 6। ठीक है, और थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ, तो यहां पर आ जाएगा 1 3 3 और 3 6 के साथ करेंगे तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21।
ठीक है। तो यहां पर भी जो डायगोनल एलिमेंट्स आए, जो अदर एलिमेंट्स है उनकी हमें जरूरत नहीं है अभी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स आए वो क्या क्या हो गए, 6 6 6। तो ट्रेस अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे ऑफ BA कितना आ जाएगा, 6 + 6 + 6 सॉरी 21। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 33। तो ट्रेस ऑफ BA इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ AB। तो यहां से आप इस एग्जांपल के थ्रू इजीली इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रेस ऑफ IN मींस कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो कितना होगा, तो जितना भी उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतना ही उसका ट्रेस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे यहां पर है तो हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं उसमें 1 1 1, है ना। और सभी जो नॉन डायगोनल उसकी तो खैर बात भी नहीं करनी है, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स है सभी 1 1 ही होते हैं। तो जितने भी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो जितना ऑर्डर है उतने ही 1 टाइम्स लिखे होंगे एलिमेंट्स, ठीक है, उतने ही डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, 2 ऑर्डर का है तो 2 टाइम्स 1 लिखा हुआ है। 3 क्रॉस 3 में हमारा 3 टाइम्स 1 लिखा होगा, ठीक है, जो हमने ओके। तो यहां पर हम इजीली बोल सकते हैं कि अगर 3 क्रॉस 3 का है तो उसमें 1 1 1 3 टाइम्स होगा तो 3 आ जाएगा। अगर n क्रॉस है ना, n क्रॉस n का ऑर्डर है तो हमारा n टाइम्स 1 लिखा होगा तो समेशन आ जाएगा डायगोनल एलिमेंट्स का n, ठीक है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है दैट ट्रेस ऑफ AB नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ B। तो ये मिस्टेक मत करना कभी, ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ B को, है ना, ये कंसिडर कर लो कि AB की मल्टीप्लाई कर लो फिर ट्रेस निकाल लो, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, वो नहीं होगा, समेशन में हो जाता है, ठीक है। समेशन में हो सकता है कि पहले आप ऐड कर लो फिर ट्रेस निकाल लो, या फिर अलग अलग ट्रेस निकाल के ऐड कर लो, या सब्ट्रैक्शन में भी हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब स्पेशल मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं जहां पर हमें ट्रांसपोज की जरूरत पड़ने वाली है, जो हमने अभी जस्ट रिसेंटली सीखा है। सबसे पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी व्हेन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले ले और सेम मैट्रिक्स जनरेट हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी ये भी प्रॉपर्टी होती है दैट Aij इक्वल्स टू AJI फॉर ऑल I, J। तो इसको अभी हम देखेंगे। सपोज अगर हम कोई भी A मैट्रिक्स लिखना चाहें, है ना, इस तरीके से लिख रहा हूं A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोज क्या आएगा, जो भी रो है वो कॉलम बन जाएगा, ठीक है, अभी बताया। तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो ये बन जाएगा A11 A12 A13। जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो A21 A22 A23। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट ट्रांसपोज कैलकुलेट हो जाएगा फिर इस तरीके से। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो जो डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो क्या है कि जो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इक्वल का क्या कंडीशन है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस, ऑर्डर तो यहां पर भी 3 क्रॉस 3 था और यहां पर भी 3 क्रॉस 3 है, ठीक है। यहां पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारा सेम ही ऑर्डर जनरेट होगा, ठीक है। मान लो कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो, है ना, रो और कॉलम सेम ही है तो बाद में भी रो कॉलम सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। बट यहां पर हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कंसिडर करना है ना। तो जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे यहां पर A12 है और यहां पर है A21, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो हमें क्या करना चाहिए, A12 इक्वल्स टू A21 होना चाहिए, ठीक है, फॉर A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज। समझ में आ रही है बात। और कौन से एलिमेंट्स है, A13 A31 के इक्वल होना चाहिए ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो यहां पर आ जाएगा A13 शुड बी इक्वल टू A31 और ये है हमारे पास A32 शुड बी इक्वल टू A23, ठीक है। और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हमने फर्स्ट में लिख ही लिया, A23 इक्वल्स टू A32 और यहाँ पर भी A23 है, ठीक है, और ये भी इसके इक्वल हो जाएगा A13 के, ठीक है। ये हमने 3 कंडीशंस लिख ली। और जो बाकी एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स, वो तो सेम ही है। हमने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स चेंज ही नहीं होता है, तो वो तो इक्वल ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो किस तरीके से आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो, ठीक है, तो सीधा सा आसान तरीका है कि जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है उसको तो आप सिंपली लिख दो कुछ भी, ठीक है। सपोज ये है A, ये B और ये C, ठीक है। लेकिन जो हम यहां पर लिखने वाले A12 पोजीशन पे, वो किसके इक्वल होना चाहिए? A21 के पोजीशन वाले के। मीन्स A21 पोजीशन पे जो है ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। दैट मीन्स जो हम यहां पर लिखेंगे वही हमें यहां पर लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो जो वो रो है वही कॉलम बन जाता है, तो जो ये रो बनेगी उस वही कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो A1 आएगा तो जब ट्रांसपोज लेंगे A1 ही बनेगा, ठीक है। और जो यहाँ पर A13 है वही हमारा A31 होना चाहिए। A31 कहाँ है? यहाँ पर। दैट मीन्स इसके अबाउट, B के अबाउट, सपोज यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखना होगा, ठीक है। तभी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक जनरेट कर सकते हैं सिंपली। और जो A23 है वही A32 के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 लिखना होगा। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो A12 यहाँ पर भी A12, ठीक है। तो क्या आएगा ट्रांसपोज, देख ही लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा A12, सेकेंड जो है ना रो है वो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, और जो थर्ड रो है वो बन जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो सेम ही लिखा हुआ है, तो B और B ट्रांसपोज इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मैंने बताया तरीका कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी लिख लो, लेकिन जो यहां पर है ना, ये सेम होने चाहिए पोजीशंस पे वैल्यूज, फिर 2 2 के और ये 3 3 के। तो इस तरीके से आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस में, ठीक है। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अगर हम A प्लस A ट्रांसपोज कैलकुलेट करें, ठीक है, A प्लस A ट्रांसपोज क्या हुआ कि A मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज अगर दोनों को ऐड कर दे तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनता है। तो इसको प्रूफ कैसे करें, कैसे देखें कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो हम यहां पर सिंपल सा एक स्टेप लगाएंगे कि जो A प्लस A ट्रांसपोज है, ठीक है, इसके बारे में ही बोला गया है ना कि ये ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, तो इसका ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। क्योंकि सिमेट्रिक होने की क्या कंडीशन है कि कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो सेम मैट्रिक्स आएगा। तो इस मैट्रिक्स का अगर बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेंगे तो सेम आना चाहिए ना, जनरेट होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। तो हमें पता है कि जब प्लस है तो हम ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा AT प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये तो A ट्रांसपोज ही है, और मैंने बताया था कि A ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज ले ले तो सेम ही मैट्रिक्स जनरेट होती है। दैट मीन्स यहां पर लिख सकते हैं हम A। तो A ट्रांसपोज प्लस A हमारा आंसर आया, और किसका ट्रांसपोज स्टार्ट किया था? सेम मैट्रिक्स का। A प्लस A ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लिया तो सेम ही आ गया, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास अगर सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसीलिए यहां पर बोला भी गया है। और क्वेश्चंस पे जब भी आपसे पूछा जाए कि अच्छा इस तरह की मैट्रिक्स क्या ये है ना सिमेट्रिक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? ट्रांसपोज लेकर देख लो, अगर सेम आ जाए तो यस वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज लेने के बाद -A जनरेट हो जाए, ठीक है। तो जो यहां पर A बन रहा था मैट्रिक्स है ना, वो नेगेटिव एलिमेंट्स आ जाए उसके सारे के सारे, तभी हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और जो भी Aij होना चाहिए -Aj के, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से लिखेंगे। हमें बताया है ना, अभी यूज किया हमने A मैट्रिक्स, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33, ठीक है। तो यहां पर हम A ना लिख के हम लिखेंगे -A,
ठीक है, क्योंकि हमें माइनस ए की जरूरत है। तो माइनस ए का मीनिंग क्या है, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, -1 से तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा माइनस से। और माइनस ए किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के। तो जो ए लिखा था उसका सिंपली ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, यहां पर जैसे हमने ट्रांसपोज लिया था सिंपल वही करना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा देखते हैं जल्दी से। यहां पर आ जाएगा जो A11, A12, A13 है वो हमारे कॉलम बन जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा आपके पास A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ठीक है। अब बोला गया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ए ट्रांसपोज और माइनस ए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखने की कोशिश करते हैं, फॉर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए क्या क्या कंडीशंस जनरेट होती हैं। तो हम यहां पर अगर ध्यान से देखें, -A11 इक्वल्स टू A11। अब हमें पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका जो वैल्यू है वो तो चेंज होता नहीं है, दैट मीन्स जो -A11 है वो A11 के इक्वल होना चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है, सोच के देखो, मान लो अगर 2 है और यहां पर -2 है, क्या वे इक्वल है, नहीं हो सकते। तो ऐसा तो एक ही केस में हो सकता है जब इन दोनों की वैल्यू ही 0 हो, ठीक है। तो 0 और -0 एक ही बात है। तो यहां पर आप देख भी सकते हो कि -A11 को अगर उधर ले जाए तो ये बन जाएगा 2A11, और 2 से अगर डिवाइड कर दे दोनों साइड तो A11 क्या बन जाएगा, 0। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हमने ये देखा कि जो A11 है वो 0 होना चाहिए, सिमिलरली A22 भी 0 होना चाहिए और A33 भी 0 होना चाहिए। तो जब भी हम कभी इस है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने की कोशिश करते हैं तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 0 होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, है ना, तो -A आना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज ही नहीं होते हैं। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब हम 0 रखें और उसका ट्रेस ले तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता 0 को, ठीक है, इसमें माइनस लो या ना लो। और जो हमने देखा यहां पर -A12 और यहां पर है A21, ठीक है, और है ना इस तरीके से। तो यहां पर जो एलिमेंट आप यहां पर लिखोगे, है ना, उसके नेगेटिव यहां पर आना चाहिए। जैसे यहां पर अगर मैं लिख दूं 3 तो यहां पर आना चाहिए -3, ठीक है। तो A21 इक्वल्स टू -A12, ठीक है। तो इस पोजीशन पे A21 पे जो है मान लो -3 है तो A12 पे क्या होना चाहिए, उसका अपोजिट साइन वाला 3। अगर मैं यहां पर लिख दूं 2 तो यहां पर होना चाहिए -2। मान लो यहां पर 1 लिख दूं तो यहां पर होना चाहिए -1। अब इसको कैसे देखें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा, चलो ट्रांसपोज लेकर देख लेते हैं इजीली। तो B का ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, जो रो है वो तो कॉलम बन जाएगा, तो 0 3 2, जो सेकंड रो है वो भी सेकंड कॉलम बन जाएगा, ठीक है, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है, ये है 1 0। अब क्या ये इक्वल आ रही है, मुझे तो नहीं लगता है ये इक्वल आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर माइनस बाहर ले ले, ठीक है, दोनों यहां से अगर ये जो B है इसमें से माइनस बाहर ले ले तो सेम ही एलिमेंट्स बनेंगे ना। ये 3 है तो यहां पर -3 आ जाएगा जब माइनस बाहर लेंगे, ठीक है। यहां पर -2 बनेगा, यहां पर -3 है तो प्लस बन जाएगा, यहां पर -1 है तो ये 1 बन जाएगा। या ऐसे सोच लो कि यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, तो सेम ही बन जाएगा ये मैट्रिक्स। ध्यान से देखो, तो B ट्रांसपोज इक्वल्स टू -B हमारा हो जाएगा। अब एक और यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस A ट्रांसपोज मीन्स उस मैट्रिक्स में से हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस करते हैं तो जो मैट्रिक्स बचता है ना, वो बनता है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है इतनी बात, इसको भी चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। तो यहां पर अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, सेम स्टेप हम यूज करेंगे यहां पर भी। तो A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ये तो बन जाएगा A ट्रांसपोज, ठीक है, बीच में माइनस साइन रखेंगे ही हम, है ना। तो ये है हमारा A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और पता ही है कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, सिंपली A होता है, ठीक है।
तो हमने स्टार्ट किए थे ए माइनस ए ट्रांसपोज से, लेकिन हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ये तो सेम दिख नहीं रहा है। क्या डिफरेंस है? बस माइनस का डिफरेंस है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो माइनस बाहर ले लिया तो सेम मैट्रिक्स आ गई। तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना स्टार्ट किया था और वो आ गया माइनस ऑफ दैट सेम मैट्रिक्स जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। तो जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके माइनस ए आ जाए तो वही क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया? तो यहां पर आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक और ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखते हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम करके लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा लिखेंगे तब समझ में आना स्टार्ट होगा। तो मान लो कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2a, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, अल्टीमेटली ए ही लिखा हुआ है, लेकिन इससे बेनिफिट यह होगा कि 1/2 को हम लिख सकते हैं a प्लस ए। वाओ, इसमें क्या बेनिफिट हुआ? वो तो कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा है, लेकिन अभी आएगा डिफरेंस। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहां से कुछ दिखेगा आपको। मैंने क्या किया है? सिंपली ए ट्रांसपोज ऐड किया है और ए ट्रांसपोज माइनस किया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी माइनस नहीं किया। तो यहां से अगर मैं इनको अलग अलग लिख लूं, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या बना? ध्यान से देखो, ये ए के इक्वल ही चल रहा है। अभी हम ए को ही कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है, बट ये एक यूजफुल रिजल्ट है ना, पता होना चाहिए आपको। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने अभी देखा कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, और अगर उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बस उसका एलिमेंट्स हाफ हो गया है। लेकिन जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, है ना, वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये क्या है? फाइनली सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही जनरेट होगा। और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या जनरेट होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी हमने अभी देखा था कुछ देर पहले कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहां पर जो हमने देखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो समेशन है ना, हम किसी भी मैट्रिक्स को उस समेशन में, है ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे। वहां पर क्या होता है कि आपको कुछ दे दिया गया इस तरीके से और फिर आपको प्रूफ करना होता है कि अच्छा ये बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या क्या होंगे अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। आपको पता ही है कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं और फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज मीन्स उन मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर उसका हाफ निकालना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दिया, सब्ट्रैक्शन करना भी आता ही है, लास्ट क्लास में हमने सीखा है। 1/2 करेंगे तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली बुक में कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ जो है जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक्स को पकड़ के रखो, चलते रहो उनको पकड़ के। लेट x and y be two arbitrary 3x3 non-zero skew symmetric matrices and z be an arbitrary 3x3 non-zero symmetric matrix, then which of the following matrices is are skew symmetric? तो इन मैट्रिसेस में से जो हमारे ऑप्शंस में गिवन है उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी है ये बताना है, ठीक है। और एक से ज्यादा भी हो सकती है, इज आर, तो ये मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन है x और y क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो क्या डेफिनेशन होती है कि अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा -x, ठीक है। y भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो y ट्रांसपोज भी -y के इक्वल आ जाएगा। और z क्या है? वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
दैट मीन्स जेड का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो जेड ही आएगा। समझ में आ रही है बात? अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसका ट्रांसपोज लेकर देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, y की पावर 3 z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 y की पावर 3। तो इसका अगर ट्रांसपोज लेकर ये सेम ही आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर माइनस बाहर लेके ये सेम आ गया है ना, माइनस ऑफ a, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अगर कोई भी नहीं आया तो वो नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए देखते हैं। तो ट्रांसपोज लेने में क्या होगा, हमने बताया था कि बीच में अगर प्लस माइनस हो तो ट्रांसपोज दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों क्या, इनफैक्ट जितने भी अंदर टर्म्स हो सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं y की पावर 3 z की पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस z4 y3 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, ये है y3 z4, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में है। तो हमने बताया था प्रॉपर्टी में कि ए बी का ट्रांसपोज को क्या लिखते हैं, पहले सेकंड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो z की पावर 4 का ट्रांसपोज इनटू y की पावर 3 का ट्रांसपोज। ठीक है, माइनस y की पावर 3 का ट्रांसपोज इनटू z की पावर 4 का ट्रांसपोज। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम स्टक हो जाते हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता कि z की पावर 4 है ना और उसका ट्रांसपोज को कैसे डील करें। तो एक प्रॉपर्टी होती है जो आप प्रॉपर्टीज में भी, जब हमने ट्रांसपोज लिखाया था है ना, उनकी प्रॉपर्टीज उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो। तो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख लेंगे कि अगर कोई भी a है उसकी पावर n है, मीन्स a अब मैट्रिक्स आपस में है ना n टाइम्स मल्टीप्लाइड है, जैसे a स्क्वायर या a की पावर 3 है ना, a स्क्वायर में क्या होगा, a इंटू ए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड। सपोज वो n टाइम्स मल्टीप्लाइड है और उसका ट्रांसपोज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो होगा किसके इक्वल, ये जो पावर है और ट्रांसपोज है वो इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और फिर उस ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स का n टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, और ये हमें उस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर हम लिख सकते हैं z की पावर मीन्स z ट्रांसपोज की पावर 4 y ट्रांसपोज की पावर 3 माइनस y ट्रांसपोज की पावर 3 z ट्रांसपोज की पावर 4। अब हमारा काम आसान हो गया क्योंकि अब हमें पता है कि z ट्रांसपोज क्या है, हमें पता है z ट्रांसपोज एक z ही है क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनटू y ट्रांसपोज क्या है, माइनस y है की पावर 3 माइनस y ट्रांसपोज क्या है, वो सेम ही है, माइनस y की पावर 3, और z ट्रांसपोज क्या है, z है सिंपली, तो ये 4। दैट मीन्स यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो जो माइनस y है उसकी पावर ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस z की पावर 4 y की पावर 3, और ये भी माइनस है तो ये प्लस बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं है ना, ये माइनस आके प्लस बना देगा तो ये हो जाएगा y की पावर 3 z की पावर 4। अगर आप ध्यान से देखो तो जहां से हमने स्टार्ट किया था y की पावर 3 z की पावर 4, अच्छा ये वाला टर्म लिखा हुआ है, और माइनस z की पावर 4 y की पावर 3, तो माइनस z की पावर 4 y की पावर 3 है ना। तो यही सेम मैट्रिक्स आ गया है हमारा ट्रांसपोज लेने के बाद। दैट मीन्स जो ए ऑप्शन है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो ए ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए अब बी पार्ट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है क्योंकि अभी आपको समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार अगर प्रैक्टिस हो तो बहुत ही स्पीडीली आप सोल्व कर सकते हो। तो x की पावर 44 प्लस y की पावर 44 का ट्रांसपोज अगर हमें लेना है, क्योंकि हमें चेक करना है कि सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 44 का ट्रांसपोज प्लस y की पावर 44 का ट्रांसपोज। ठीक है, पावर और ट्रांसपोज इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहां पर देखो जो x ट्रांसपोज है, ठीक है, वो क्या है, माइनस एक्स, और जो y ट्रांसपोज है वो भी माइनस वाई है। लेकिन हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसा लिख भी दें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर जो है यहाँ पर इवन है, तो ये बन जाएगा x की पावर 44 प्लस y की पावर 44। तो जहां से हमने स्टार्ट किया था
वहीं पर आकर हम एंड हो गए, दैट मीन्स ट्रांसपोज लेने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, ठीक है। तो सी ऑप्शन में क्या है, x की पावर 4 z की पावर 3 माइनस z की पावर 3 x की पावर 4, ठीक है। तो यहां पर अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, सिंपली ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो x की पावर 4 z की पावर 3 पे ट्रांसपोज आ जाएगा, माइनस z की पावर 3 x की पावर 4 पे ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ये जो z की पावर 3 सेकंड वाला मैट्रिक्स है वो फर्स्ट से पहले आ जाएगा विद ट्रांसपोज, तो क्या लिख सकते हैं, z की पावर 3 ट्रांसपोज x की पावर 4 ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस यहां पर x की पावर 4 ट्रांसपोज और z की पावर 3 का ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखो ध्यान से, z की पावर 3 तो ये क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जेड टी की पावर 3 एक्स टी की पावर 4 माइनस एक्स टी की पावर 4 और जेड टी की पावर 3। अब जेड टी हमें पता है जेड ही है, तो ये तो हमारा सिंपली जेड की पावर 3 रहेगा। एक्स टी क्या है, माइनस एक्स है ना, और उसकी पावर 4 है, ठीक है। तो माइनस एक्स अगर लिख भी दिया तो पावर 4 है, इवन है, तब तो हम इसको डायरेक्टली एक्स की पावर 4 ही लिख सकते हैं, माइनस एक्स की पावर टी मीन एक्स का ट्रांसपोज मीन्स माइनस एक्स, लेकिन पावर 4 है तो ये एक्स की पावर 4 ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, और जेड ट्रांसपोज तो जेड ही है, तो ये तो जेड की पावर 3 ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपने स्टार्ट कहां से किया था, माइनस साइन के साथ, क्या है, जेड की पावर 3 एक्स की पावर 4, लेकिन ये प्लस साइन के साथ है, तो यहां से हम माइनस साइन बाहर ले सकते हैं, तो जो ये माइनस साइन के साथ है ये बन जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो x की पावर 4 जेड की पावर 3 और जो प्लस साइन के साथ है वो माइनस, तो ये आ जाएगा जेड की पावर 3 x की पावर 3, ठीक है। तो ये सेम मैट्रिक्स आ गया है लेकिन एक माइनस साइन के साथ आया है, दैट मीन्स ये जो सी वाला पार्ट है हमारा ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद है ना डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्रिक की, हमने बताया था कि अगर ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस बाहर आ जाए, ठीक है, सेम मैट्रिक्स में, जो कि यहां पर आ चुका है, तो ये हमारा हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ज्यादा भी हो सकते हैं यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो सारे ऑप्शन हम चेक करेंगे, तो अब लास्ट में अब हम चेक कर लेते हैं डी वाला पार्ट, ठीक है। तो क्या है, एक्स की पावर 23 प्लस वाई की पावर 23 और इसका ट्रांसपोज लेंगे तब देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ट्रांसपोज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैं कुछ स्टेप्स मिस कर रहा हूं यहां पर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि एक्स ट्रांसपोज की पावर 23 प्लस वाई ट्रांसपोज की पावर 23 लिख सकते हैं, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, हमें पता है एक्स ट्रांसपोज क्या है, माइनस एक्स है, ठीक है। तो यहां पर माइनस बाहर आ जाएगा, तो एक्स की पावर 23 और जो वाई ट्रांसपोज है वो है माइनस वाई, पावर ओड है तो यहां से आ जाएगा माइनस y की पावर 23, या फिर माइनस बाहर ले सकते हैं तो x की पावर 23 प्लस y की पावर 23, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो स्टार्ट कहां से गया था, यहां से x की पावर 23 प्लस y की पावर 23, बट उसका ट्रांसपोज लेने के बाद बाहर माइनस एक आ गया है, दैट मीन्स ये भी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपली ट्रांसपोज लेना है, अगर सेम मैट्रिक्स जनरेट हो गया तो वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर माइनस साइन के साथ सेम मैट्रिक्स अंदर आया, ठीक है, तो वो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर ना ये हुआ ना ये हुआ तो उसको बोलेंगे नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए बच्चों कुछ और स्पेशल मैट्रिक्स देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो अगर किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स जनरेट हो जाए तो सिमेट्रिक, अगर माइनस साइन के साथ जनरेट हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब थर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए, लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब ए की मल्टीप्लाई करे ए ट्रांसपोज के साथ तो वो आई बन जाए, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, या फिर ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर ले, है ना, ए के साथ पहले ए ट्रांसपोज ए तो वो भी आई बन जाए, तो इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है देन
ए बी मीन्स उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ऑर्थोगोनल होगी, ठीक है, और वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको नाम दे दिया सिर्फ मैट्रिक्स का, तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी आप है ना कुछ प्रोसीड कर पाएंगे क्वेश्चन में। अगर यही कंडीशन याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो इनको एज इट इज याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे उस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे हम इन कंडीशंस के साथ। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is called idempotent matrix if A square equals to A, मीन्स स्क्वायर करने के बाद सेम मैट्रिक्स जनरेट हो जाए, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो अगर वो जनरेट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन अगर स्क्वायर करने के बाद I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही हम बात कर रहे हैं। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जब A जनरेट हो जाए स्क्वायर करने पे, और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स जब I जनरेट हो मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाए। तो यहां पर अगर आगे हम बात करें पीरियोडिक मैट्रिक्स की, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम पीरियोडिक मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब A की पावर k+1 इक्वल्स टू A आ जाए, ठीक है। तो कुछ पावर्स मीन्स आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जब A जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, है ना, दोबारा से A आ जाए, तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ K है, ठीक है, ये K क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो जो K आया उसी को बोलते हैं हम पीरियड ऑफ A, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, जैसे अगर आपके पास A की पावर 5 इक्वल्स टू A आ गया, समहाउ आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, है ना, तो तब देखोगे कि A की पावर 5 इक्वल्स टू A पॉसिबल है आना। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि A की पावर 4 I आया होगा कभी, ठीक है। और अगर इसमें हम दोनों साइड A से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास A इंटू I, तो ये आ गया है A की पावर 5 और ये आ गया है A, ठीक है, तभी आया होगा ये। तो यहां पर देखो जो A की पावर 4 इक्वल्स टू I है, ठीक है, तो I बन गया है। तो यहां पर अब ये कहानी दोबारा से स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमें पता है जब I के साथ मल्टीप्लाई होगा A तो A ही बन जाएगा, ठीक है, वही कंडीशन है। तो k+1 मीन्स अगर इसको हम लिख दे 4+1, ठीक है, तो वो बन रहा है A। तो जो हमारा यहां पर पीरियड होगा, पीरियड हो जाएगा हमारा सिंपली 4, ठीक है। तो जब भी A की पावर 4 अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहीं से देख लो कि अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे, ठीक है, मीन्स आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दे, तो ये तो आ जाएगा A की पावर 8 और ये आ जाएगा I। तो ये क्या है, हर बार जब हम A की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार I जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब A की पावर 9 कैलकुलेट करेंगे तो वो I आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें लीस्ट वाला चाहिए, लीस्ट कब जनरेट हुआ, तो अगर आपके पास लिखा हुआ हो कि A की पावर 9 इक्वल्स टू A है, ठीक है, यहां से आएगा देख सकते हो। तो A की पावर 9 इक्वल्स टू A, ठीक है, A है, लेकिन हमें जो K है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तभी हम उसको पीरियड बोलेंगे, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल सकते। यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां से जो 8 आएगा, है ना, k+1 है ना, तो 8+1 लिख सकते हैं। तो k इक्वल्स टू 8 अगर हम बोले कि इसका पीरियड 8 हो जाएगा तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि उससे छोटा नंबर भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में। समझ में आ रही है बात पीरियड की। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये एक लास्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A, उसको हम निलपोटेंट मैट्रिक्स तभी बोलेंगे जब A की पावर k इक्वल्स टू 0। और ये सिंपल 0 नहीं है, ये O है एक्चुअली, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जब भी हम कोई पावर्स करते जाते हैं, सपोज A की पावर 4 एक नल मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स मतलब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, ठीक है, तभी क्या बोलेंगे, जो ये k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जनरेट होगा उसी को बोलेंगे हम इंडेक्स ऑफ दैट निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है, क्या बोलेंगे, इंडेक्स। तो यहां पर बात हो रही थी पीरियड की, ठीक है। तो जब वो खुद के ही इक्वल आ जाएगा, है ना, पावर करने पे, तो जो वहां से
k जनरेट होगा, k+1 में से k जनरेट होगा, वो उसका पीरियड होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो खुद ही इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें इंडेक्स होगा यहां पर 4, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करें कि a की पावर 3 है ना, वो नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो भी नल मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि अब अगर हम यहां पर a से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, ठीक है, a इंटू ए की पावर 4, तो ये भी क्या हो जाएगा a इंटू नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से तो बन जाएगा आपके पास a की पावर 5 और ये बन जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्योंकि नल मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी जीरो बना देगा। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि a की पावर 5 का 0, आपने एकदम देखा तो आपको लगा कि अच्छा 5 तो इसका इंडेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे भी पहले वो नल मैट्रिक्स दे चुका है। तो जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उसी को हमें कंसिडर करना है, उसी को हम बोलेंगे इंडेक्स। क्लियर है इतनी बात? तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारी स्पेशल मैट्रिसेस हैं। और इस जब हम डिटर्मिनेंट के जस्ट बात होने वाला है, मैंने बताया था मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी ये सारे के सारे जो स्पेशल मैट्रिसेस हैं यूज होने वाली हैं, ठीक है। तो वहां पर भी जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन मैट्रिसेस को यूज करते हुए भी बनते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास आएगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो वहां पर इनवर्स भी निकालना सीखेंगे। तो वहां पर यही सब जो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, इनकी और एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर छोड़ दी, कुछ एक्स्ट्रा बता देते, तो हम डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में इसको और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पर हम इनवर्स भी यूज कर सकते हैं ना प्रॉपर्टीज में। तो इसी के साथ आज का सेशन रैप अप करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेशन में मिलेंगे। तब तक लर्न हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्न हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।